नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी साहित्य। और आज हम जो पेपर हल करने वाले हैं विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद का ये पेपर है। और पेपर है वो है सेक्शन ऑफिसर का। विद्यार्थियों, इस पेपर के अंतर्गत टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। और जो सेक्शन ऑफिसर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है वैसे तो, क्योंकि वो ओवरऑल इंचार्ज होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। कहीं कहीं पर इस पोस्ट में एओ का आता है, कहीं पर सेक्शन ऑफिसर आता है, कोई कोई आईआईटीज़ का नोमेनक्लेचर अलग अलग रखती है। यही कारण है कि बहुत ही एक तरीके से ये सेक्शन आईसी होता है, सेक्शन इंचार्ज होता है, अपना हेड होता है अपने सेक्शन का, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये वर्क को देखता है। इस पेपर के अंतर्गत विद्यार्थियों जो पे लेवल होता है वो 8 होता है। और अच्छा ये पोस्ट है, बहुत ही गुड लेवल का पोस्ट है। और इस पोस्ट पे अगर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। विद्यार्थियों, जो ये पेपर है वो जनरल इंग्लिश से है। उसके कम्युनिकेशन स्किल देखने के लिए 10 क्वेश्चंस आते हैं, वो 10 मार्क्स के होते हैं। जनरल अर्थमेटिक आती है 10 नंबर की, वो भी 10 मार्क्स की होती है। और वर्क रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं 80 नंबर्स के, और वो 80 मार्क्स से होते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वर्क रिलेटेड ओरिएंटेड आपको पता होना चाहिए, आपके एरियाज़ का पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए, आईआईटी एक्ट का पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पता होना चाहिए, तथा आईआईटी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, इन सब का पता आपको होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मेनली वहीं से बनते हैं। इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं विद्यार्थियों। इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट राइट हिज एप्लीकेशन नंबर इन द डेजिग्नेटेड बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द ओएमआर आंसर शीट। यानी आपको ओएमआर मिलेगी, वहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं ओएमआर पे भरना होगा, और अप्रोप्रिएट कॉलम को आपको पेन से डार्क सर्किल करना होगा। तथा विद्यार्थियों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से ये पेपर आपका टाइम जो मिलता है उस मिलता है 1 आवर 30 मिनट, और क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100। 2022 में ये पेपर हुआ था विद्यार्थियों। तो देखते हैं इस पूरे पेपर को। और आईआईटीज़ में जैसा मैंने बताया है अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि वो वर्क रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं और वो निश्चित हैं, वो बदलते नहीं हैं। उनका कोई स्टैंडर्ड जीके नहीं होता कि जीके की तरह वो डे टू डे लाइफ में बदलते हैं, नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ पर घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप पुराने पेपर्स को हल करिए, वही आपको आगे रखेंगे बाकी विद्यार्थियों से। और इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मेडल स्कॉलर चैनल, जहां पर आपको प्रत्येक दिन एक पेपर सॉल्व कराया जाता है। वो किसी भी आईआईटी का हो सकता है, किसी भी पोस्ट का हो सकता है, और इससे मायने नहीं रखता कि आप किस पोस्ट का पेपर हल कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप किसी भी पोस्ट का पेपर हल करिए, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वही क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये जनरल इंग्लिश का है। कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए विद्यार्थी के यहाँ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस हैं, वही आपसे पूछे जाते हैं। ही हैज़ एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, जिसमें से ऑप्शन ए इज सम लिटिल, ऑप्शन बी इज द लिटिल, ऑप्शन सी इज द लिटिल, एंड ऑप्शन डी इज द एन लिटिल। तो विद्यार्थियों, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमेशा आपको बोलता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके सटीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बशर्ते आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो भी। तो यहाँ पर देखिए एन लिटिल होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ए ई आई ओ यू या वोवेल्स की जो ध्वनि देता है या साउंड करता है वहीं पर एन का प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। अब विद्यार्थियों, सम लिटिल भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी के साथ आता है। लिटिल के साथ अगर सम आया है तो वो किसी क्वांटिटी को बताता है, पोइट्री के जैसी चीज़ के बारे में वो एप्रिसिएशन के साथ नहीं आ सकता। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। द लिटिल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कही जा रही है जिसके साथ आपको द यूज करना पड़े। अब बचता है हमारे पास लिटिल, और वही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1 के अंतर्गत आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट लिटिल। यानी सेंटेंस होगा ही हैज़ लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। तो विद्यार्थियों, इस तरह से जब इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादातर सही होने के होंगे। और मेडल स्कॉलर चैनल पर आपको बार बार प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको वैसे भी सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन है द इंजीनियर एज वेल एज हिज 2 सबॉर्डिनेट्स ब्लैंक दे रखा है प्रेजेंट एट द लोकेशन।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ब कौन सी आएगी। तो सबसे पहले तो इंजीनियर एज वेल एज हिज 2 सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पर 3 आदमी हैं, 2 आदमी के बारे में बात हुई है। सेकंड पर्सन के अनुसार हमें वर्ब लेनी पड़ेगी क्योंकि एज वेल एज आया है। तो सेकंड है 2 सबॉर्डिनेट, यानी प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब में वर आता है इज, आर और वाज। मतलब प्रेजेंट एट लोकेशन, मतलब लोकेशन पर प्रेजेंट थे, एज वेल एज आया है तो पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस की प्लूरल वर्ब आएगी वर। तो ऑप्शन 2 इज द बी इज द करेक्ट वर्ब। सेंटेंस हो जाएगा द इंजीनियर्स एज वेल एज हिज 2 सबॉर्डिनेट वर प्रेजेंट एट द लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द टीम ब्लैंक दे रखा है, चॉक आवर स्ट्रेटेजी टू डिफीट द अपोनेंट। तो यहाँ पर आप याद रखिए टीम के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा क्योंकि टीम एक सिंगुलर वर्ब के रूप में, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होता है। यही कारण है कि यहाँ पर हैज का यूज होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइदर द मैनेजर, और आइदर के साथ हमेशा और आता है और नाइदर नॉर आता है। तो आइदर जब भी कंजक्शन आएगा आइदर और नाइदर नॉर, तो आइदर के साथ सीधा सीधा आइदर जहां आएगा तो और ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वी वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स नाउ। देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आप वेटिंग मतलब अभी भी आप वेट कर रहे हैं। कब से? आप फॉर 2 आवर्स नाउ, यानी पिछले 2 घंटे से आप वेट कर रहे हैं। तो कर रहे हैं मतलब आपका प्रेजेंट है, अभी समय वो चल रहा है। इसीलिए समय जब भी इस तरह का हो, कंटिन्यूस में कोई बात पिछले पास्ट में स्टार्ट हुई हो और अभी भी चल रही हो, तो वहाँ पर हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, वो उसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी आपका हैव बीन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द बॉय क्लैप्ड हार्टली वाहिल दे ब्लैंक दे रखा द फुटबॉल मैच। स्वाभाविक है कि यहाँ पर वो वॉचिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बॉय क्लैप्ड हार्टली वाहिल दे इज द प्लूरल है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो वर वॉचिंग द फुटबॉल मैच, वॉच आएगा नहीं, वॉचिंग आएगा नहीं, आर वॉचिंग आएगा नहीं क्योंकि क्लैप्ड हार्टली वाहिल मतलब उसने पास्ट की बात कर रहा है कि जब वो मैच देख रहे थे तब ये उन्होंने क्लैप किया था। वाइल वर्ड आ गया मतलब पास्ट का है, इसीलिए यहाँ पर वर वॉचिंग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थियों, चेंज द सेंटेंस टू द इनडायरेक्ट स्पीच। आप याद रखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हल करेंगे तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमास से पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी आप ये देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है, अंदर का टेंस ज्यों की त्यों रहता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ वही केस है, रीता सेज यानी प्रेजेंट टेंस में है इसलिए अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, तो और कंजक्शन आपका दैट से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर रीता सेज दैट, अब आई को किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट टाइप, जो फर्स्ट पर्सन्स होते हैं उनको सब्जेक्ट के अनुसार, और ही सी इट देखो नो चेंज और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखे होंगे, यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं समरी रूप में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चेंजेस जाएंगे। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है रीता, रीता की जगह यूज होगा सी, वांट की जगह होगा क्योंकि ही सी इट दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES आता है, दैट्स वाई यहाँ वांट के साथ आएगा वांट्स टू लर्न फ्रेंच। तो सीधा की सीधा आपने जो कि तुम उतार दिया। तो मैंने आपको बता दिया 2-3 रूल मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके साथ डिस्कशन किए हैं। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कंजक्शन कैसे जोड़ना है, सब्जेक्ट को आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन को यू होता है उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है, दैट्स वाई यहाँ अंदर का टेंस आपका नहीं बदला है। नहीं तो आपके प्रेजेंट टेंस सारे पास्ट में बदल जाते हैं, पास्ट का पहले को तीसरा दूसरे को चौथे में बदल देते हैं। इस तरह के इसके सेंटेंसेज है। अगर आप कहेंगे रिमार्क्स में, अगर आप डालेंगे कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपको पढ़ा देंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिटन इन पैसिव वॉइस। विद्यार्थियों पैसिव वॉइस में आप याद रखिएगा कि हमेशा दूसरे के द्वारा काम किया जाता है, यानी डायरेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मेन फर्क क्या होता है? अगर कोई आदमी आपसे सीधे बात कर रहा है तो वो तो एक्टिव वॉइस, अगर उसकी बात को आप किसी तीसरे पर्सन को जाके कहो कि सोन सो ने ऐसा कहा है तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस, यानी उसकी बात को आप दूसरे, जैसे कोई आपसे कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ,
अब यही बात को आप किसी थर्ड पर्सन को बोलेंगे तो आप कहेंगे कि उसने मुझसे कहा कि वह जा रहा है, बस ये पैसिव वॉइस हो गया। तो कोई टिपिकल नहीं है इंग्लिश के अंदर, बस आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को पढ़ के देखना है कि वो कौन सी बात कह रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट विद्यार्थियों, माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, यानी क्या हो गया, आपकी पॉकेट पिक्ड कर ली गई बाय समवन। यहाँ पर छुपा हुआ है कि खुद की पॉकेट खुद तो मारेगा नहीं, स्वाभाविक है किसी के द्वारा ये काम किया गया है। दैट्स वाई माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, तो इसमें छुपा हुआ अर्थ है बाय समवन, दैट्स वाई इट इज़ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। अदर पैसिव वॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि समवन हैज़ पिक्ड बाय पॉकेट, यहाँ सीधा के सीधा है, किसी ने लिया है, तो यहाँ तो उसको पता है किसने, समवन विल पिक, विल होगा ही नहीं, आपको कैसे पता कि कोई आपके पॉकेट मारेगा। ही पिक्ड माई पॉकेट, आपको पता है उस सामने बंदा खड़ा है, वो बोल रहा है इसने मेरी पॉकेट मारी है, पैसिव वॉइस कैसे हो गया। तो एक ये है माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड। 9 क्वेश्चन नंबर है यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब। अब विद्यार्थियों इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब देनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ काम लेना है। द गर्ल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता ही है, आर आता है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो सीधा सीधा आपने एक को लगा दिया वॉलीबॉल प्ले करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पेनल्टी ऑफ हेल्प, यानी यहाँ पर बीन ऑफर्ड टू द पुअर फैमिली, तो यहाँ पर आपको पता ही है पेनल्टी ऑफ हेल्प एक सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होगा, सिंगुलर नाउन के रूप में आता है, तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, तो यहाँ पर हैज आपका आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर इंग्लिश के हमने देखे कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड के साथ में उसको समझना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11, there are 4 boys and 5 girls, in how many ways a team of 5 members can be selected with at least 1 boy and 1 girl। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अर्थमेटिक वे में सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है डिटेल में सॉल्व करने के लिए। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 125। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, consider the statement if you are born in India then you are citizen of India, which of the following statement convey the same meaning। देखिए ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं विद्यार्थियों कि आपसे पूछा है कंसिडर इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया, अगर आप भारत में पैदा होते हैं, देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही आप सिटीजन बन पाएंगे। तो ऐसा अर्थ वाला सेंटेंस है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। इफ़ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू वर नॉट बॉर्न इन इंडिया। सीधा हिसाब है, अगर कोई आपसे कह रहा है कि अगर आप भारत में पैदा नहीं होंगे तो आप भारत के नागरिक भी नहीं होंगे, इसका मतलब भी यही निकलता है कि अगर भारत में पैदा होंगे तभी यहाँ के नागरिक होंगे। तो ऐसे अर्थ को समझ करके आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड को देखा जाएगा कि आप कितनी जल्दी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उसको पकड़ने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द मीन ऑफ द डाटा 28, 35, 43, 67 ऐसे ये सीरीज दे रखी है और इसका मीन निकालना है। इसका राइट आंसर इज द सी 55। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड। देखिए विद्यार्थियों ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं। चेस बोर्ड में विद्यार्थियों 204 स्क्वायर होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए प्राइम नंबर इन द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है प्राइम नंबर्स होने की वो 2/5 होती है, तो 2/5 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16 लाइक दिस, इफ जनवरी 1 1990 इज द मंडे देन जनवरी 1 1993 इज। आपको माइनस करके देख लेना है कितने डेज आते हैं, तो उसके हिसाब से 7 का भाग दे करके आपको डेज का काउंट हो जाता है। अगर जो शेष बचता है वही डे आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट फ्राइडे फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 62 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 840 देन वन ऑफ द नंबर इज। यानी दे रखे हैं 2 नंबर के बारे में पूछा है जिनका सम है 62 बट उनका प्रोडक्ट आता है 840, तो उनमें से 1 नंबर कौन सा है। तो आप याद रखिए उनमें से एक नंबर है डी, ऑप्शन इज द करेक्ट 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 1700 डिक्रीज्ड बाय 45%, यानी 45% आपको निकालना है 1700 का और वो माइनस कर देना है 1700 में से, तो आपको पता चल जाएगा कितना है 935। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस
101, 122, 145, 170, 197, 226, 257 इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट 290। विद्यार्थियों इस सीरीज में 20, 23, 25 इस तरह से दो दो नंबर का प्लस होकर के आगे बढ़ता जा रहा है और अगर आप देखेंगे आगे जा करके तो वो 290 आपका आएगा नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, इफ कार इज ए 22, कैट इज 24, डॉग इज 26, मैन इज 28, देन द पेन इज। विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चंस जब मेंटल एबिलिटी का आते हैं तो आपको याद रखना है इसमें कोई ना कोई सीक्वेंस होती है। जैसे कार का 22 कैसे नंबर आया, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है और आर का 18, तो 18 3 और 1 यानी 22 हो जाएगा। यानी जो ABCD का सीरियल नंबर है, जो कैरेक्टर का नंबर है, जो डिजिट का नंबर है, उन डिजिट्स को आपस में अगर आप जोड़ेंगे तो वही नंबर आता है जो इनका सम है। तो इसीलिए PEN का आपका नंबर हो जाएगा। अगर ABCD में आप नंबर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि PEN का टोटल होगा 35। तो ऐसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। CGHS सर्विस इज नॉर्मली अवेलेबल विद इन हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ द CGHS वेलनेस सेंटर। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जितना भी CGHS सर्विस सेंटर है वो विद इन 5 किलोमीटर होना चाहिए CGHS वेलनेस सेंटर से। तो ये कंपलसरी है, तभी आपको CGHS फैसिलिटी के लिए आएगा, नहीं तो आपको मेडिकल अलाउंस भी मिल जाएगा। अगर विद इन 5 किलोमीटर में नहीं है तो आप मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं। विद्यार्थियों द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स CGHS फॉर एम्प्लॉयज़ इन पे स्केल 8 इज। तो आपको याद रखना है पे स्केल 8 का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 650 रुपये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों ये रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जारी होती हैं, समय समय पर बदलती रहती हैं, इसीलिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार CGHS की रेट जरूर देख करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयज़ अंडर NPS टू बी एलिजिबल फॉर CGHS बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 साल मिनिमम सर्विस चाहिए आपको NPS में और CGHS बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट लेने के लिए। तो अंडर NPS के अंदर अगर आप 10 साल कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 10 साल आप सर्विस कर रहे हैं, तभी आप CGHS के लिए एंटाइटलमेंट लेंगे। नंबर क्वेश्चन होगा 24, CGHS बेनिफिट्स कैन बी नॉर्मली इश्यूड मेडिसिन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ मंथ्स। यानी आपको CGHS के अंतर्गत कितनी महीने की मेडिसिन एक साथ दी जाती है, तो मैक्सिमम 3 महीने की मेडिसिन ही आपको एक साथ मिलेगी, इससे ज़्यादा मेडिसिन आपको नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको अफेक्ट करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25, मेडिकल क्लेम्स ऑफ बेनिफिशरीज अबव हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द एज आर टू बी प्रोसेस्ड आउट ऑफ टर्न। यानी अबव 80 ईयर्स जो होते हैं, जो हमारे रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं 80 साल से ऊपर के, उनके मेडिकल क्लेम को बेनिफिशरीज को आउट ऑफ टर्न में भी प्रोसेस किया जाएगा, यानी उनको पहले भुगतान किया जाएगा बाकी की अपेक्षा। तो याद रखना सुपर सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो अबव 80 ईयर्स ही होते हैं। नंबर 26 आता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एप्लीकेबल टू। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसके लिए मिलता है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज चिल्ड्रन स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल्स, बिल्कुल मिलता है बोर्डिंग स्कूल्स में। चिल्ड्रन स्टडिंग तो डिस्टेंस लर्निंग करस्पॉन्डेंस, बिल्कुल उनको भी मिलता है। डिपेंडेंट और स्टेप चिल्ड्रन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बिल्कुल सही बात है, स्टेप चिल्ड्रन यानी गोद लिए हुए बच्चे के लिए भी आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले सकते हैं। तो ऑल द अबव ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हॉस्टल सब्सिडी इज नॉट एप्लीकेबल टू। हॉस्टल सब्सिडी कौन से विद्यार्थी को नहीं मिलती है, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जगह पर हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है, तो किसको नहीं मिलेगी, जो चिल्ड्रन स्टडिंग इन डे बोर्डिंग स्कूल्स, यानी डे बोर्डिंग में रहते हैं, रात को अपने घर आ जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता जिनके चिल्ड्रन डे बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 28, द रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज प्रेजेंटली 2250 रुपये है, 2250, लेकिन जैसे ही आपका DA मर्ज होगा 50% में तब ये रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप आने वाले कुछ महीनों के बाद देख लीजिएगा, अगर DA मर्ज हुआ है तो अलाउंसेस की रेट भी उसमें इंक्रीज होगी, ऐसा पे कमीशन में रिकमेंडेशन में था। तो जब भी एग्जाम देने जाएं एक बार अलाउंसेस की रेट ज़रूर चेक करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 29, when the dearness allowance DA rates increased by 50%,
द CA अमाउंट इंक्रीज बाय, देखिए वही क्वेश्चन मैंने बिना देखे भी देख लिया, 25% इंक्रीज हो जाएगा CA अमाउंट। जब DA आपका मर्ज हो जाएगा 50% हो जाएगा, तो वो मर्ज हो जाएगा बेसिक के अंदर और आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ जाएगा 25%, आपका ये CA भी बढ़ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर परमिशन और सैंक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किस में परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो है ज्वाइनिंग ए SPIC मेसी कल्चरल इवेंट एट हैदराबाद। एक क्वेश्चन हमारा आया था जिसमें हमने आपको जनता संचार समिति जो थी उसको ज्वाइनिंग के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि SPIC मैकी कल्चरल इवेंट एट हैदराबाद है, उसमें किसी का परमिशन की रिक्वायर्ड आपको नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। ओवर स्टे ऑफ लीव विदाउट प्रॉपर सैंक्शन विल बी डेबिटेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स लीव अकाउंट। अगर आप ओवर स्टे करते हैं, आपको लीव ग्रांट की है और आप टाइम पर वापस नहीं आते हैं, तो ऐसे केसेस में जो एब्सेंटी का पीरियड है वो एडजस्ट किया जाएगा हाफ पे लीव के साथ। विद्यार्थियों आपको पता ही है हाफ पे लीव होती है वो आपकी, जब भी आप एब्सेंट होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी उसी के अगेंस्ट EL के अंदर। आपको जब आपकी 2 हाफ पे लीव होती है तो 1 EL बनती है आपकी। इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न आर रिक्वायर्ड टू बी रेंडर्ड एज ऑन एवरी ईयर। तो याद रखिए सभी एम्प्लॉयज़ को अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करना होता है। उसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर, यानी एवरी ईयर 31 दिसंबर से पहले पूरे साल के दौरान किसी भी एम्प्लॉय ने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है तो उसका रिटर्न उसको शो करना पड़ता ही है डिपार्टमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33। Annual return of assets and liabilities are to be rendered by government servant as on every year। आप याद रखिए एनुअल रिटर्न असेट और लाइबिलिटीज़ का होता है वो है 31 मार्च और प्रॉपर्टी का है वो है 31 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट 31 मार्च फॉर एनुअल रिटर्न असेट एंड लाइबिलिटीज़। आप अपनी असेट और लाइबिलिटीज़ उसमें देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, उसका डेट होता है 31 मार्च को आपको तक आप उसमें शो करते हैं। इसी तरह एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न के अंदर आप 31 दिसंबर इज द डेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। द DA फॉर री एम्प्लॉयमेंट पेंशनर्स हुज पे इज फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग पेंशन इनटू अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ। आप याद रखिएगा बेसिक पे जो प्लस अनकम्यूटेड पेंशंस, तो आपको दोनों की दोनों देखनी पड़ेगी। अगर री एम्प्लॉयमेंट है तो आपको बेसिक पे प्लस अनकम्यूटेड पेंशन दोनों को देखना पड़ेगा, तब उसका आपको फिक्सेशन करना होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। HRA इज नॉट एडमिसेबल बाय एन एम्प्लॉय। कब एडमिसेबल नहीं होगा? इज स्टेइंग इन द ओन हाउस, इज स्टेइंग इन हिज पेरेंट्स हाउस, इज स्टेइंग इन द रेंटल हाउस। देखिए रेंटल हाउस में रहेगा तो HRA तो एडमिसेबल होगा ही। स्टेइंग हिज पेरेंट्स हाउस है तो भी उसको रेंटल होगा क्योंकि पेरेंट्स को रेंट दे सकता है। इज स्टेइंग इज ओन हाउस उसमें भी हो सकता है, लेकिन नन ऑफ द अबोव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस राइट नहीं है। आज जो लेटेस्ट रूल है उसमें HRA सभी को मिलता है, बशर्ते चाहे वो अपने घर में ही रह ही रहा हो। क्वेश्चन नंबर 36। रेट ऑफ द डेपुटेशन अलाउंस इज। आप देखिए 10% और 5% दो रेट होते हैं डेपुटेशन अलाउंस का। अगर डेपुटेशन इन द सेम स्टेशन है तो आपको 5% मिलेगा बेसिक पे का, और अगर आप आउट ऑफ स्टेशन डेपुटेशन जाते हैं तो आपको 10% की रेट से मिलेगा। तो अगर इन स्टेशन पूछा है, आपको सेम स्टेशन पूछा है तो 5% देना है। तो यहाँ पर सेम स्टेशन पूछा है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। फॉरेन सर्विस मीन्स। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस में पेपर्स में ये आ चुका है। फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस अंडर ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, ये होता है फॉरेन सर्विस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। An offer of allotment of the accommodation is to accepted by the allottee within how many days of the date of allotment। ये 8 days के अंदर होता है कि जब भी आपको अकोमोडेशन अलॉट होगा तो 8 दिन के अंदर आपको उसे टेक ओवर करना होगा, अन्यथा आपका वेटिंग लिस्ट में नाम चला जाएगा और जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में होगा उसको घर मिल जाएगा। इसलिए 8 दिन का टाइम मिलता है। जब भी आपको घर अलॉट होगा तो आप घर को तुरंत ले लें। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38, 8 days। Now question number 39. When two allottees of the occupation of government accommodation
marry each other, one of the accommodation is to be surrendered within how many months of the marriage। देखिए, दो ऑफिसर्स हैं या दो एम्प्लॉई हैं जो कि अलग अलग घर में रह रहे हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक अगर दोनों मैरिड कर लेते हैं तो एक घर उनको खाली करना पड़ेगा और उसके लिए उनको दिया जाता है 1 महीने का टाइम। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। 1 मंथ टाइम मिलेगा अगर दोनों शादी करते हैं तो एक अकोमोडेशन खाली करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वन ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। विद्यार्थियों, जो इनकम टैक्स से फुल्ली एग्जम्प्टेड नहीं है वो कौन सी इनकम आती है? वो आती है पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु हैज़ नॉट रिसीव्ड गैलेंट्री अवार्ड। अगर गैलेंट्री अवार्ड की जो पेंशन है वो एग्जम्प्टेड होती है, लेकिन अगर नॉर्मल पेंशन आपको मिल रही है तो आपकी पेंशन एग्जम्प्टेड नहीं है इनकम टैक्स पर, आपको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है IT एग्जम्पशन अंडर द HRA क्लॉज इज नॉट अलाउड अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टांसेस। यानी किस परिस्थितियों में IT एग्जम्पशन जो आपका होगा HRA क्लॉज के अंदर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसमें देखते हैं ऑप्शन 1 में दे रखा है व्हेन एन एम्प्लॉयज स्टेइंग इन द इनिज हाउस। बिल्कुल सही है, जब इनिज हाउस है तो उसको HRA तो मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर अपने घर में भी रह रहा है तो HRA मिलता है लेकिन एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। When he does not pay any rent for the accommodation, अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो HRA का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। When he pay rent less than 10% of his basic salary, अगर आप 10% से भी कम अगर आप पे कर रहे हैं तो अभी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसे केस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। द डिडक्शन अप टू हाउ मेनी रुपीज इज अलाउड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेविंग बैंक अकाउंट। तो अभी तक का जो लिमिट है वो है 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये तक का आपका सेविंग बैंक अकाउंट से लिमिट है, जो अभी लेटेस्ट में 50,000 रुपये कर दिया गया है। और अगर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लेटेस्ट इसकी लिमिट आप देख के जाइएगा। अभी जो करंट लिमिट है वो है 50,000, पहले अर्लियर थी 10,000। जब 2022 में ये पेपर आया था दैट टाइम 10,000 रुपीज़ थी, अभी 50,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 43। A deduction of rupees how many is allowed to any income by way of interest or deposit for senior citizens। तो उसका है ₹50,000 is allowed on any income by way of interest, यानी 50,000 तक का आपको इंटरेस्ट अलाउ होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो अभी 1 लाख हो गया है, तो अभी का लिमिट 1 लाख और नॉर्मल पीपल्स के लिए 50,000। पहले ये नॉर्मल के लिए 10,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 था, तो आप इसे याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आर पेएबल एट व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम टैक्स फॉर द ऑल IT असेसर्स। यानी 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है इनकम टैक्स पर। आपको ये टैक्स सुपरफिशियल टैक्स इसको बोलते हैं, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है वो है 4%। ए स्टाफ मेंबर वाइल प्रोसीडिंग ऑन स्टडी लीव इज रिक्वायर्ड execute a bond of service for a period of how many years after expiry of the study leave। यानी स्टडी लीव पर आप जाते हैं तो आप एक बॉन्ड साइन करके जाते हैं कि आप जब लौटेंगे तो इतने साल सर्विस अवश्य करेंगे। होता ये विद्यार्थियों कि जब भी आप स्टडी लीव पे जाते हो तो इससे गवर्नमेंट को लॉस होता है, और अगर आपने कोई ऐसा डिमांडिंग कोर्स पे आप स्टडी लीव गए हैं जिसकी बेहद डिमांड है तो आते ही आप जॉब ना छोड़ दें, इसके लिए आपको एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि वो कोर्स करने के बाद कम से कम 3 साल तक आप गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। वुमेन एम्प्लॉई एंड सिंगल मेल एम्प्लॉई हैविंग माइनर चिल्ड्रन कैन टेक ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज चाइल्ड केयर लीव, यानी CCL ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। विद्यार्थियों याद रखिएगा, वुमेन एम्प्लॉई एंड सिंगल मेल एम्प्लॉय आपको पूछा जा सकता है दोनों के बारे में। चाइल्ड केयर लीव दोनों को मिलती है। जो सिंगल मेल एम्प्लॉय है अगर उसने बच्चा गोद लिया है तो उसको भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, वुमेन एम्प्लॉय को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। तो मैक्सिमम पूरे सर्विस कैरियर में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। IIT जोधपुर के क्वेश्चन पेपर में हमने इस क्वेश्चन को देखा था कि मैक्सिमम जो लीव दी जा सकती है किसी भी एम्प्लॉय को वो 5 ईयर होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47।
यही कारण है कि मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आईआईटी जैसी एग्जाम्स के अंदर जहां एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रूल रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि रूल्स निश्चित हैं वहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपने 25 प्रश्न इस सीरीज़ के प्रश्न पत्र कर लिए टोटल हमारे पास, अगर तो आपके अगर एक 100 क्वेश्चंस के एवरेज के तौर पे भी हम देखें तो 2500 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं विद्यार्थियों, और इससे बाहर पेपर मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर जाएगा। उसके अलावा भी हम सेकंड सीरीज़ शुरू करेंगे, उसमें भी हम 25 प्रश्न पत्र आपको देंगे, उनको भी अगर आप सॉल्व करें तो 5000 क्वेश्चंस आप करके जाते हैं। कैसी भी आईआईटी के एग्ज़ाम हो, आपको नंबर 1 आना ही है। तो इस तरह से आप हमसे जुड़िए, जानिए, पहचानिए और वीडियोज़ को लगातार देखिए, बिना स्किप के देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं बोलता हूँ तो उसके साथ एडिशनल फैक्ट भी बताता हूँ। एडिशनल फैक्ट से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहाँ भी आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पैटर्निटी लीव मे बी ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड। देखिए 15 दिन होता है, उसमें आप जब अडॉप्शन करते हैं चाइल्ड का तो विद इन 15 दिन के अंदर आपको लीव के लिए अप्लाई कर देना होगा। उसे पैटर्निटी लीव बोलते हैं, जो कि एक फादर को मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। लीव नॉट ड्यू यानी LND जिसको बोलते हैं विल बी डेबिटेड अगेंस्ट। हमेशा याद रखिएगा, अगर जो भी आप लीव नॉट ड्यू होता है वो भी हाफ पे लीव से कटता है, ओवर स्टे ऑफ लीव होता है वो भी हाफ पे लीव से कटता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू इज। आप याद रखिएगा 360 डेज होता है जो लीव नॉट ड्यू LND। कोई भी आदमी लीव नॉट ड्यू है और उसके बावजूद भी एब्सेंट रहता है, वो हाफ पे लीव से कटता है और उसका मैक्सिमम जो होता है वो 360 डेज होता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। Now question number 51. The maximum limit of availing earned leave at one time is। यानी अर्न लीव अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको 15-15 दिन का हर 6 महीने में अर्न लीव मिलता है, अगर वो इकट्ठा होता जाएगा तो उसके खाते में वो जुड़ जाता है। उसके बाद एक साथ कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 6 महीने से ज़्यादा लीव नहीं जा सकता, यानी 180 डेज उसको मिल सकता है मैक्सिमम अर्न लीव एक साथ लेना चाहे तो। उसके बाद आता है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट 180 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। एन ऑफिशियल हु इज अंडर सस्पेंशन विशेज टू अवेल LTC विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट। देखिए विद्यार्थियों, फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन भी हम प्रीवियस पेपर्स में देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल के लिए LTC नहीं मिलेगी लेकिन उसकी फैमिली को LTC मिलेगी। वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। द इंडिविजुअल इज नॉट entitled for the LTC but the family may avail LTC। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए IIT जोधपुर कहाँ है, IIT हैदराबाद कहाँ है, लेकिन IIT जो हैदराबाद का पेपर के क्वेश्चंस IIT जोधपुर में रिपीट होते हैं और जोधपुर के पेपर IIT हैदराबाद में रिपीट होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी IIT का पेपर हल कर रहे हैं, बट आपको हल करना चाहिए और देखना चाहिए उन सभी क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग। LTC आप किस ड्यूरिंग में अवेल कर सकते हैं, कौन सी लीव के अंदर आप लीव कर सकते हैं। तो आप सभी तरह की लीव में LTC ले सकते हैं, चाहे वो कैजुअल लीव हो, चाहे स्पेशल कैजुअल लीव हो या आपकी स्टडी लीव हो, आप तीनों केस में LTC ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 53, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग। LTC आप किस ड्यूरिंग में अवेल कर सकते हैं, कौन सी लीव के अंदर आप लीव कर सकते हैं। तो आप सभी तरह की लीव में LTC ले सकते हैं, चाहे वो कैजुअल लीव हो, चाहे स्पेशल कैजुअल लीव हो या आपकी स्टडी लीव हो, आप तीनों केस में LTC ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 53, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। When an advance has been taken for LTC, claim must be submitted by an employee within a period of how many टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। विद्यार्थियों, जब भी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, आप LTC पे जाएंगे तो विद इन ए 1 मंथ आपको क्लेम सबमिट करना होगा LTC का, नहीं तो आपको पेनल इंटरेस्ट के साथ जो अगर एडवांस लिया है तो वो भुगतान करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी LTC लेंगे, आपकी जर्नी कंप्लीशन के बाद 1 महीने के अंदर आपको क्लेम सबमिट करना ही होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। Encashment of earned leave while availing LTC up to 10 days is permitted subject to a maximum of how many days his or her entire career। तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव होता है आफ्टर अवेलिंग ऑफ LTC 10 डेज का आपको मिलता है
टोटल 60 डेज मिलता है, यानी 6 बार आप उसको ले सकते हैं अपनी एंटायर सर्विस के दौरान। एक साल के अंदर आप 10 डेज एनकैश कर सकते हैं और पूरे करियर के दौरान 60 डेज का अभी तक रूल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 55। नाउ देखते हैं द मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 56, द मैक्सिमम एडवांस एडमिसेबल फॉर द ट्रेवल ऑन LTC इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल फेयर। विद्यार्थियों 90% जो टोटल फेयर होता है उसका आपको एडवांस मिल सकता है LTC के ड्यूरिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये विद्यार्थी गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा LTC एडवांस आपको 90% ऑफ द टोटल फेयर का मिल सकता है। टोटल आपका जर्नी कॉस्ट नहीं, क्लेम बाकी क्लेम आपको नहीं देगा, लेकिन फेयर का क्लेम का 90% तक आपको एडवांस तौर पर दे देगा। उसके लिए आपको टिकट प्रोड्यूस करने होंगे कि हाउ मेनी अमाउंट यू हैव परचेज द टिकट। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द ऑफिसर्स इन द पे स्केल 14 एंड अबोव हु आर एंटाइटल्ड फॉर यूज ऑफ ऑफिशियल कार विल हैव द ऑप्शन टू ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट द रेट ऑफ। आप याद रखिएगा विद्यार्थियों, जिनका भी 14 एंड अबोव होता है तो ₹15,750 प्लस DA उनका बनता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो 14 एंड अबोव का 15,750 के ऊपर DA बनता है, फिर उनको मिलता है जो कि ऑफिशियल कार के लिए ऑथराइज होते हैं उनके लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 57। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज द स्पेशल अलाउंस फॉर द चाइल्ड केयर लीव इज पेड एट द रेट ऑफ वॉट रुपीज़ पर मंथ। विद्यार्थियों याद रखिएगा, जो वुमेन है डिसेबिलिटीज़ विद द स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड मिलता है 3,000 रुपये महीना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 58। द फिटमेंट फैक्टर फॉर द फिक्सेशन ऑफ पे रिकमेंडेड बाय द 7th पे कमीशन, यानी 8th है यहाँ पर, 8th पे कमीशन वॉज 2.57। तो आप याद रखिएगा 7th पे कमीशन का जो आया था फिटमेंट फैक्टर वो है 2.57, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 59। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द लम सम इंसेंटिव टू एक्वायर PhD एज ए हायर क्वालिफिकेशन इज। तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने जोधपुर का जो पेपर हल कर रहे थे दैट टाइम आपको बताया था, ये क्वेश्चन मिलान में आया था कि PhD के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर ₹30,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, what amount of an individual salary can be attached in execution of any decrees for the maintenance। आप याद रखिएगा, जब भी अगर मेंटेनेंस अलाउंस आपको देना है, अपनी वाइफ के साथ कोई विवाद है, आपको कोर्ट ने डिक्री किया है, तो आपकी सैलरी का 2/3 अमाउंट जाएगा एज ए मेंटेनेंस अलाउंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। द परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन फॉर EWS कैंडिडेट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज। EWS का जो नया रिजर्वेशन अभी शुरू हुआ है वो है 10%, 27% आपका है जो OBC का है, 7.5% ST का है तथा 15% आपका SC का है। तो ये रिजर्वेशंस भी आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन बी इज द करेक्ट 10%। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, रिजर्वेशन डू नॉट अप्लाई टू। किसके लिए अप्लाई नहीं होता है? डेपुटेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शन पर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मिलता है, डिपार्टमेंट प्रमोशंस में मिलता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, ए पर्सन क्लेमिंग टू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। उसको होना चाहिए, अगर SC कैटेगरी का वो अपने आप को कहता है तो उसे हिंदुइज्म होना चाहिए, बुद्धिज्म होना चाहिए और सिखिज्म होना चाहिए। यानी SC कैटेगरी जो है इन्हीं 3 धर्मों से ली जाएगी, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख से। बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है या जैन कम्युनिटीज़ है उनमें से नहीं लिया जाएगा। याद रखिएगा, जैन और मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया है, हिंदू, बुद्धिज्म और सिखिज्म से ही SC कम्युनिटी को लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर विद्यार्थियों का गलत होने के चांसेस है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मैं बार बार इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65, A person claiming to be belong to scheduled tribe ST category should be belong to only one of the following religion। यानी अगर ST कैटेगरी का है तो वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। याद रखिएगा, ST कैटेगरी के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, लेकिन जो SC कैटेगरी है वो केवल हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म का ही है। तो ये दोनों कैटेगरीज को आप याद रखिएगा। यानी ST कोई भी रिलीजन कोई प्रतिबंध नहीं है ST कैटेगरी में, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 65। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट
ऑफ डिपेंडेंट कैन ओनली बी डन फॉर द ग्रुप पोस्ट, यानी ग्रुप सी पोस्ट में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है, यानी अगर किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाता है वो ग्रुप सी पोस्ट के पर ही दिया जाता है। तो ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 66। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। विद्यार्थियों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। When an employee is in transit from one post to another, the traveling allowance will be paid for। जब भी एक पोस्ट से आप दूसरी पोस्ट पे जाते हैं तो हमेशा ट्रैवलिंग अलाउंस आपको लोअर पोस्ट का मिलता है। दोनों पोस्ट में से जो लोअर पोस्ट होगी उसका आपको टीए मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 67। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे। जो भी सीटीजी होता है, सीटीजी हमेशा 80% ऑफ द बेसिक पे होता है। अनमेरिड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सीटीजी दिया जाता है, यानी जब भी ट्रांसफ़र होगा उनको सीटीजी दिया जाएगा और वो 80% ऑफ द बेसिक पे होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 68। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। एडवांस ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इज लिमिटेड टू हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो विद्यार्थियों इसमें से कोई भी नन ऑफ द अबव है। एडवांस ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इज लिमिटेड टू परसेंटेज एट जो दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस का जो है परसेंटेज आपका एडवांस में नहीं दिया जाता, दैट्स वाई नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इज लिमिटेड टू एन अमाउंट ऑफ। जब भी एलटीई होगा वो हमेशा 25 लाख से बिलो अमाउंट का होगा। जब भी आप सामान खरीदेंगे तो अगर 25 लाख से कम का है तो एलटीई करेंगे, यानी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करेंगे और वो होगी कीमत 25 लाख से कम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। पीएसी इज एन एक्रोनिम यूज टू परचेज फॉर द गुड्स एंड स्टैंड फॉर। आप याद रखिएगा जब भी पीएसी होगा तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है। विद्यार्थियों इसके अंतर्गत क्या होता है कि वो उस आर्टिकल को ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने बनाया है नहीं बनाया है, उसके अगेंस्ट में ये आता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, यानी पीएसी आपको लेना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 71। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। द परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट टू बी कलेक्टेड एज ए बिड सिक्योरिटी इज, यानी आप जब भी आप बिड सिक्योरिटी के तौर पर जो परसेंटेज लेते हैं अमाउंट का वो होता है 2 से 5%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर 72 नंबर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। QCBS इज एन एक्रोनिम यूज टू बी इवैल्यूएशन ऑफ द बिड्स एंड स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट फॉर क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम, यानी QCBS की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 73। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिटेड बाय द बिडर इज। हमेशा याद रखिएगा जो वैलिडिटी पीरियड होता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वो होता है 60 डेज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 74। द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इश्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो विद्यार्थियों जब भी डिजिटल सिक्योरिटी आपका सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा 2 साल के लिए वैलिड होता है, यानी किसी भी अधिकारी ने अगर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट साइन करके दिया है तो उसकी वैलिडिटी हमेशा 2 साल की होगी। तो डीएससी उसको रिन्यू कराना पड़ता है। आपको एक बार आपको अथॉरिटी मिल गई तो उसके बाद में अगर आपने सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराया है तो आपका निल वैलिड हो जाएगा आपका साइन। इसीलिए हर 2 साल के बाद आपको आपका डीएससी जो सिक्योरिटी की है डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 75। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एडवांस पेमेंट दैट कैन बी मेड टू ए प्राइवेट फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। विद्यार्थियों याद रखिएगा 30% से ज़्यादा आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप प्राइवेट फर्म को एडवांस के तौर पर नहीं दे सकते हैं, यानी गवर्नमेंट फर्म है तभी आप उसको 40% तक 50% तक दे सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट फर्म है तो आपको नॉट मोर देन 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 76। नाउ क्वेश्चन नंबर 77। विद्यार्थियों यहाँ हम थोड़ा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और होगा ये कि कम समय में आप ज़्यादा दोहराव कर पाएंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। द हाईएस्ट वेटेज अलाउड फॉर टेक्निकल पैरामीटर इन QCBS इज। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है विद्यार्थियों और आप याद रखिएगा टेक्निकल पैरामीटर जो होता है वो देखा जाएगा QCBS में 80%, यानी जब भी आपको क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम के अंतर्गत जब टेक्निकल पैरामीटर देखे जाएंगे तो आपको 80% होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 77। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। द CFTIs such as IIT and NITs are given
फंडिंग फ्रॉम द मेजर फंड नोन एज, यानी जो सेंट्रल फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, CFTI होता है, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसमें IIT और NITs आते हैं। उनका जो मेजर फंड को किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 78। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज पर द मैनुअल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017 डज नॉट इंक्लूड, यानी जो गुड्स की डेफिनेशन में क्या नहीं आता है। ये विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर रिपीट हुआ है और ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है, गुड्स के अंदर क्या नहीं आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, बुक्स, पब्लिकेशन एंड पीरियोडिकल्स उसमें नहीं आते हैं गुड्स के अंतर्गत। उसके अंतर्गत प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017 के अंतर्गत उसमें आता है स्पेयर पार्ट्स आता है, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, शिप्स आते हैं, एयरक्राफ्ट्स आते हैं, लेकिन बुक्स और पब्लिकेशन नहीं आते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 79। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, इफ ए प्रोस्पेक्टिव बिडर वायलेट्स द कोड ऑफ द इंटीग्रिटी फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी CIPP, वन ऑफ द punitive measure can be taken against him। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर फीचर ऑफ एनकेसमेंट ऑफ बिड सिक्योरिटी, यानी आपके पास केवल अगर कोई भी बिडर आपको इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठता है उसकी पे, तो आपके पास एक ही राइट होता है, क्योंकि आपके पास बिड सिक्योरिटी उसकी जमा है, तो उसे आप फोर फीचर करते हैं, तो उसका जब्त कर लें एक तरीके से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 80। Now question number 81, as per the CIPP, if one of the relative of the procurement officials in an organization participate in a procurement bidding process, it would violate the following code। तो इसमें आप याद रखिएगा, अगर आपका कोई रिश्तेदार है जो आप बिडिंग में आप शामिल हो रहे हैं और उस प्रोसीजर में शामिल है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका भी हित हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 81। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। इन द इवेंट ऑफ द लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स द टोटल लिक्विडेड डैमेज शैल बी नॉट एक्सीड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिलेड गुड्स। विद्यार्थियों याद रखिएगा, जब भी लिक्विडेड डैमेज की बात आती है तो नॉट मोर देन 10% आता है। आप जो डिलेड गुड है उसका 10% से ज़्यादा आप डैमेजेस नहीं ले सकते हैं, यानी आपको अगर सप्लाई हो रहा है आइटम और आप उसमें देखते हैं लिक्विडेड डैमेज मोर देन 10% है, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 82। द पीरियड ऑफ द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी मोर देन हाउ मेनी ईयर्स इवन द स्पेशल केसेस। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर ये पूछा गया है पीरियड ऑफ द रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें आता है 2 ईयर होता है पीरियड ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके अंतर्गत आप कोई भी सामान आप ले सकते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में जो आपकी फैक्ट्री में या आपके इंस्टीट्यूट्स में जो सामान आता है उसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और उसी रेट पे वो 2 साल तक सामान आता रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 83। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, द PAC रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ हिस्ट्री ऑफ PAC परचेजेस ऑफ द आइटम फॉर द पास्ट हाउ मेनी ईयर्स, दैट इज द 3 years। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 84। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स। मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों, कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का क्वेश्चन ना आए, तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स ऑल ऑफ द अबव, यानी आप टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल, यानी अब किसी मटेरियल का सर्टिफाइड सैंपल मांग सकते हैं। इंस्पेक्शंस ऑफ द वर्क एंड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मांग सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं, वर्क का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, टेकिंग नोट्स एंड एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। द राइट RTI एक्ट गिव्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू, यानी किसको राइट देता है RTI एक्ट, तो इसमें आता है एन एप्लीकेंट हु इज़ द इंडियन सिटीजन, उसको भी मिलता है। OCI और PIO कार्ड होल्डर जो हमारे फॉरेन में रहते हैं उनको भी ये राइट होता है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अंतर्गत इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग कंपनी एंड एसोसिएशन हु इज़ आल्सो एन इंडियन सिटीजन, यानी कंपनी या पर्सन भी जो इंडियन कंपनीज़ के हैं वो भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो विशेष तौर से आपको याद रखना है OCI एंड PIO कार्ड होल्डर्स का, जो कि इंडियन सिटीजन हैं लेकिन बाहर विदेश में रहते हैं, वो भी RTI एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 86। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, द CPIO इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कंसर्न द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन विद इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दिल्ली में जो एग्ज़ाम हुआ था, AO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबर्टी ऑफ ए पर्सन विद इन कितने घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर अगर किसी की ज़िंदगी का सवाल है तो आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा विद इन 48 आवर्स।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 87। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, द फॉलोइंग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में कौन सी ऐसी बात है जो डिस्क्लोजर के अंदर नहीं आती है? वो है MOU साइंड बिटवीन टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी दो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अगर कोई MOU साइन करते हैं तो थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर एग्जम्प्टेड नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। लेकिन ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि आपकी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में आती है, वो डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता उसका RTI के अंतर्गत। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट, MOU साइंड बिटवीन टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। Now question number 89, the chairperson of the committees to the select chief information commission is the prime minister। चेयरपर्सन होता है जो चीफ इंफॉर्मेशन CIC है, उस कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 89। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, द पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट इज सपोज टू, यानी कौन होना चाहिए पब्लिक अथॉरिटी RTI एक्ट के अंतर्गत? तो इसमें नन ऑफ द अबव है, इसमें कोई भी सही नहीं है। क्रिएशन इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम रेज्ड बाय द एप्लीकेंट्स। विद्यार्थियों, पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत ऐसी अथॉरिटी आती है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज की गई हो। तो यहाँ पर क्रिएशन इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स ये सब नहीं आता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्पावर्ड होना चाहिए, वही पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। दैट्स वाई नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 90। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, इफ द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अप्लाइंट अथॉरिटी, ही मे प्रेफर द सेकेंड अपील टू द CIC विद इन। आप याद रखिए, जब फर्स्ट अपील से आप अगर RTI के अंतर्गत सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपको जवाब नहीं मिल पाता है, जवाब मिलता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो विद इन 90 डेज़ के अंतर्गत आपको सेकंड अपील करनी होगी। यानी फर्स्ट अपील विद्यार्थियों करनी होती है 30 डेज़ के अंदर, तो सेकंड अपील करनी होती है 90 डेज़ के अंदर। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 91। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, एज पार्ट ऑफ द proactive disclosure clause in the RTI Act, every organization is required to disclose the CAG and the PAC paras on their website after the report has been tabled in the both of the houses of the parliament। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपकी दोनों हाउसेज के अंदर जाएगी, उसके बाद ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं CAG और PAC रिपोर्ट्स को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 92। As per the statute of IIT Hyderabad, the Board of Governors shall ordinarily meet how many times in a year? तो याद रखिएगा, कम से कम आपको 2 बार मीटिंग करनी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। और विद्यार्थियों, आपको याद होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जब हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, हमने बताया था बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसका पीरियड होता है 3 साल। विद्यार्थियों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। द सीनेट हैज़ ऑर्डिनरी मीट हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर? तो सीनेट की जो मीटिंग होती है वो 4 बार होती है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है। तो आपको ये याद रखना है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 94। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, द बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी शैल मीट एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर? तो बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी भी 2 बार मिलती है, सीनेट का 4 बार है और बोर्ड ऑफ गवर्नर 2 बार है। इसी तरह बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी भी आपको साल में एटलीस्ट 2 बार मिलने ही हैं। 2 बार से कम उनका मीटिंग नहीं होगा, 2 बार मीटिंग साल में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 95। अब विद्यार्थियों, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 96 की। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 96 इस प्रकार है, ऑल प्रपोजल्स फॉर द conferment of the honorary degrees made by the Senate and approved by the board are sent to the for confirmation। तो यहाँ पर याद रखिएगा द विजिटर कौन होता है आपको पता ही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही द विजिटर कहते हैं IITs के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लिखा आ सकता है, यहाँ पर विजिटर भी आ सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 96। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द सेल बी द विजिटर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैंने आपको बताया ही था, तो विजिटर ऑफ द इंस्टीट्यूट हमेशा प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, द प्रेसिडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, द चेयरमैन ऑफ द सीनेट इज, हमेशा सीनेट का चेयरमैन होता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स।
तो और बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से चेन में हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस के अंतर्गत डिटेल में बताया है। आपने शायद वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के हमने सॉल्व कराए हैं जो आपके करियर को उन्नति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आपके सिलेक्शन के एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं वो क्वेश्चंस। अब विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को। द रेशियो ऑफ द सीनेट मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्वारम इन ए सीनेट मीटिंग इज एज फॉलोज, यानी 1/3 आपका क्वारम कंप्लीट होना चाहिए तभी आपकी मीटिंग आप बुला सकते हो सीनेट की। 1/3 अगर क्वारम कंप्लीट नहीं है तो आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 99। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100 जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्वारम इन ए फाइनेंस कमेटी मीटिंग, यानी फाइनेंस कमेटी मीटिंग के अंदर क्वारम कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द 1 नॉमिनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कम से कम 3 मेंबर चाहिए फाइनेंस कमेटी में, जिनमें से एक जो नॉमिनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप वो मीटिंग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह हमने 100 क्वेश्चंस को देखा जो थे सेक्शन ऑफिसर IIT हैदराबाद के। अब आपके नाम संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने देखा सेक्शन ऑफिसर का पेपर जो कि IIT हैदराबाद का था। इसी तरह से हम रोज़ एक पेपर आपको सॉल्व करके देते हैं और आपने देखा कि अक्सर इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। विद्यार्थियों और IIT का जो स्टाफ अपने प्रमोशंस की तैयारी कर रहा है, आशा है उन्हें हमारा प्रयास बेहद पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आपकी भावनाओं को साबित करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। आपकी भावनाएं पहुंचाने का एकमात्र यही तरीका है जिससे हमें पसंद नापसंद का पता चलता है। विद्यार्थियों, आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा अभी IIT में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आशा है आपने सभी पर अप्लाई किया होगा और अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। विद्यार्थियों याद रखें कि सब्सक्राइब और लाइक करो। आसमान को छूने का समय आ गया है। उड़ान सपनों की हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों सिलेक्शन तो यहीं से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।